हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया है। अब मुझे कैंसर हुआ है। अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। Welcome back, दोस्तों. So today we are going to learn about very interesting topic, cancer. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आज के ज़माने में, आज की क्लाइमेट के अंदर बहुत ही लीडिंग टॉपिक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर बहुत सारा रिसर्च अभी कॉन्सेंट्रेटेड है. वहाँ पे रिसर्च फील्ड में कैंसर के ऊपर, एंटी कार्सिनोजेनिक ड्रग्स के ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर स्टडी. So first of all, cancer means what? कैंसर का डेफिनेशन क्या बनता है? Means कोई भी अगर ग्रोथ दिख रहा है तो वो कैंसर हो सकता है क्या? So कैंसर के लिए कुछ कंडीशन स्पेसिफिक होना जरूरी है. देखते हैं उसकी डेफिनेशन में. So कैंसर का डेफिनेशन ऐसे बनता है: abnormal, uncontrolled, purposeless division of cells. एक एक वर्ड abnormal, जो कि नॉर्मल सेल्स से अलग सेल्स होते हैं. एबनॉर्मल है, अनकंट्रोल्ड, उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है. सेल्स डिवीजन करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रहता है सिस्टम का. उनके ऊपर सेल डिवीजन के लिए कितना डिवीजन होना चाहिए, कितने सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, वो सिस्टम डिसाइड करता है. लेकिन ये कैंसर सेल्स अगर होंगे तो उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता. वो सिर्फ डिवीजन करते जाते हैं, डिवीजन करते ही रहते हैं. देन पर्पसलेस, डिवीजन किया, नंबर बढ़ाया, नो इशू, बट उसका कुछ यूज भी नहीं होता. कैंसर सेल्स कुछ भी फंक्शन नहीं करते. उनका काम है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एक मास फॉर्म करना. सो पर्पसलेस डिवीजन ऑफ सेल्स. सो सेल्स का डिवीजन हो रहा है व्हिच फॉर्म्स अनडिफरेंशिएटेड मास. अभी नॉर्मली क्या होता है बॉडी के अंदर? डिफरेंशिएशन मींस व्हाट? सेल डिफरेंशिएशन. कि स्टेम सेल से स्टार्टिंग अपना जो बेबी फॉर्म होता है तो वो फॉर्मेशन स्टेम सेल से होता है. स्टार्टिंग के कुछ वीक्स तक ये स्टेम सेल का एक मास बनता है. स्टेम सेल्स के मास के थ्रू बेबीज के ऑर्गन बनने लगते हैं, जैसे कि हाथ, पाय, हेड वगैरह. सो ये ऑर्गन का फॉर्मेशन होना उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन. लेकिन ये मास जो बन रहा है कैंसर सेल्स का, उसका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता. वो दूसरे सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते. इसका ये सिंपल मीनिंग है कि ये कैंसर सेल्स जो है वो दूसरे किसी सेल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते. वो कैंसर सेल्स ही रहेंगे और वो मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे. अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स व्हिच इज कॉल्ड एज आल्सो ट्यूमर. उसे हम बोलते हैं ट्यूमर. कि जो ग्रोथ दिखता है सेल्स का मास, उसे हम बोलते हैं ट्यूमर. सो अभी ट्यूमर के अंदर भी दो टाइप्स आते हैं. एक आता है नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरा आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. अभी ये क्या है एग्जैक्टली ये हम बिफोर मूविंग टू द टॉपिक कैंसर देखने से पहले हम लोग थोड़े उसके टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं. तो कैंसर का डेफिनेशन तो हमने देख लिया. उसी के साथ साथ एक टर्म आता है न्यूप्लाज्म. न्यूप्लाज्म मींस व्हाट? ये जो मास ऑफ सेल, कैंसर सेल्स का मास जो बढ़ता है और एक ट्यूमर फॉर्म करता है, उसे न्यूप्लाज्म कहते हैं. वो ट्यूमर को न्यूप्लाज्म भी कहते हैं. देन ऑन्कोलॉजिस्ट मींस जो कैंसर्स के ऊपर, कैंसर सेल्स के ऊपर रिसर्चर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं. कि कैंसर के स्टडी करने वाले डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, उन्हें बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट. तो कैंसर के अंदर, कैंसर में घुसने से पहले 2 टाइप के ट्यूमर्स के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. और इसके ऊपर डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है. सो वो 2 टाइप के ट्यूमर्स है, बेनिन ट्यूमर्स या फिर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर डिफरेंस क्या है, कैसे डिफरेंशिएट होता है, और कौन सा ट्यूमर कैंसर ट्यूमर है और कौन सा ट्यूमर कैंसर ट्यूमर नहीं है, ये डिफरेंशिएशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो उसका ग्रोथ स्लोली होता है. स्लोली उसका ग्रोथ जो है वो स्लोली होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है. वो लार्ज साइज अटेन करेगा, नो डाउट, उसका साइज बड़ा होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्लोली ग्रो होता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो
एक बार जो मैलिग्नेंट ट्यूमर बनना स्टार्ट हो गया तो वो फास्टली रैपिडली वहां पे ग्रो करता है, उसका साइज जल्दी से बड़ा हो जाता है। सेकेंड वन, रिमेन रेस्ट्रिक्टेड। नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑलवेज रिमेन रेस्ट्रिक्टेड। वो ऑर्गन स्पेसिफिक या फिर जहां पे नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म हुआ है वो वहीं पे रहेगा और दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड नहीं होगा। उसके अपोजिट में मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो टूट के बिखरने लगता है। वो मैलिग्नेंट ट्यूमर अपने सेल्स जो ओवर साइज हो गया बट जो अपना साइज एक बार अटेन कर लिया तो वो उसके सेल्स को बिखेर देता है और ब्लड के थ्रू वो दूसरे ऑर्गन्स में, दूसरे पार्ट्स में जाकर वहां भी ट्यूमर फॉर्मेशन करने लगता है। सो इट इज वेरी डेंजरस अगेन। सो कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है उसका और वो पूरे बॉडी में स्प्रेड्स होता है। सेकेंड में मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसे कि कहा रेस्ट्रिक्टेड है, सो उसका स्प्रेडिंग नहीं होगा, वो ऑर्गन स्पेसिफिक या फिर एक कोई भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर सिचुएटेड रहेगा, वहीं पे ग्रोथ होगा, उसके बाजू में या फिर दूसरे जगह पे ट्रांसफर होकर उसका ग्रोथ नहीं होता। देन मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड्स होता है। ओके, सो स्प्रेडिंग उसका कैसे होगा, मैंने बोला कि उसका ग्रोथ एक बार एक स्टेज तक अगर अटेन कर लेता है वो, तो उसके बाद उसके सेल्स बिखरने लगते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से या ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसके सेल्स एंटर करने लगते हैं और वो सेल्स के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर मैलिग्नेंट सेल्स पहुंचकर वहां पे भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स फॉर्म करना चालू कर देते हैं। तो ये स्प्रेडिंग के या प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेटास्टेसिस। तो स्प्रेडिंग के ये स्टेप को, ये स्प्रेडिंग वाले प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। इसीलिए कैंसर बहुत ही हार्मफुल होता है और वो अनक्यूरेबल होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सर अगेन नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर का उसका साइज जब तक अपने सिस्टम की कोई ऑर्गन को, टिश्यू को डिस्टर्ब नहीं कर लेता तब तक वो हार्मलेस होता है। मतलब बहुत बार नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऐसे देखे जाते हैं कि वो कोई भी सिस्टम को, कोई भी ऑर्गन को उसके वर्किंग में या फिर उसके फंक्शनिंग में कोई भी बाधा नहीं बनता। सो मोस्टली या फिर समटाइम्स वो हार्मलेस रहता है। लेकिन उसके अंदर भी एक केस आती है कि ब्रेन ट्यूमर्स के अंदर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ही आते हैं। मतलब नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर ब्रेन के अंदर आएंगे तो वो ब्रेन के स्पेस को ऑक्यूपाई करने लगेंगे, जिसकी वजह से ब्रेन के लिए स्पेस कम पड़ने लगता है और ब्रेन अपना प्रेशर स्कल के ऊपर डालने लगता है, जिसके कारण ब्रेन को ग्रोथ होने के लिए या उसके वर्किंग के लिए कंपेटेबल सिचुएशन नहीं रहती और वो कंडीशन के अंदर लीथल भी हो सकता है वहां पे पेशेंट, जिसके अंदर ये नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी है, ब्रेन ट्यूमर। सो वो पेशेंट वहां पे मर सकता है। और एज ऑलवेज कैंसर ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है स्प्रेड इतना फास्ट होता है, रैपिडली उसका ग्रोथ होता है पूरे ऑर्गन के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर वो स्प्रेड होता है, वो ऑलवेज हार्मफुल रहता है, कोई ना कोई सिस्टम को डिस्टर्ब करने ही वाला है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज हार्मफुल। सो अभी इसमें आगे जाके देखेंगे कि वो कैसे स्प्रेड होगा या फिर कैसे अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा और उसको स्टॉप करना क्यों मुश्किल है। सो अगेन ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्मफुल क्यों होता है, इसका रीजन या फिर वो हार्मफुल कैसे अपने बॉडी सिस्टम को कैसे हार्म करता है। सो उसका ग्रोथ हमने देखा कि वो फास्टली ग्रोइंग है, वो स्प्रेड हो रहा है कंटिन्यूअसली, वो कहीं पे रुक नहीं रहा, रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। सो वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन अपना बहुत ही फास्ट करता है। मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो न्यूट्रिशन लगता है, वो न्यूट्रिशन के लिए जो नॉर्मल सेल्स जो उसके बिहाइंड बाजू में इधर उधर रहेंगे तो उनसे वो कंपटीशन करने लगता है न्यूट्रिशन के लिए, और उनका नंबर जब भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, तो वो बाजू वाले सेल्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करके उनका न्यूट्रिशन हड़पने लगता है। सो दैट्स व्हाई इट इज बिकम मोर हार्मफुल कि बाकी के सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करने लगता है और उनका न्यूट्रिशन क्या बोल सकते हैं कि वो ग्रैब करने लगते हैं। सो न्यूट्रिशन एक तो दूसरे सेल्स को हो नहीं पाता, दूसरी बात तो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं सेल्स का, इसीलिए वो हार्मफुल है। सो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कैंसर ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर ही फॉर्म होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर से भी होती है कई बार। सो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर जब उसका साइज अटेन कर लेता है, उसका लार्जर साइज या फिर बोल सकते हैं कि उसको कंपेटेबल साइज अटेन कर लेता है, तो उसके सेल्स नॉन मैलिग्नेंट से मैलिग्नेंट बन जाते हैं और वो अनकंट्रोलेबल
मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट होता है और वो बाद में स्प्रेडिंग उसका स्टार्ट कर देता है। तो कोई भी टाइप का ट्यूमर अगर बॉडी के अंदर फॉर्म होता है तो इट इज मोर पॉसिबल टू मतलब ये ज्यादा पॉसिबल है कि वो कैंसर ट्यूमर फॉर्मेशन उसका आगे के स्टेप में होगा या फिर आगे जाके वो हार्मफुल बनेगा। सो कोई भी ट्यूमर को ऐसे इग्नोर करना हार्मफुल हो सकता है अपने बॉडी। मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ कैंसर्स। सो कैंसर के टाइप्स 5 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू कौन से टिश्यू को वो डैमेज कर रहा है या फिर कौन से टिश्यू के अंदर कैंसर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट वन इज कार्सिनोमा। अगेन कार्सिनोमा मींस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर होने वाला कैंसर। सो कार्सिनोमा के अंदर जो भी एपिथेलियल टिश्यू अपने बॉडी के अंदर है, स्किन है, उसके बाद में लंग का अपर सरफेस या बाद में जो इंटेस्टाइन का कैंसर, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल मेम्ब्रेन। सो ये जैसे एपिथेलियल मेम्ब्रेन कोई भी अपने बॉडी के अंदर होती है और उसको अगर कोई भी कैंसर कॉज कर रहा है या फिर कैंसर का ट्यूमर वहां पे फॉर्म हो रहा है तो उसे बोलेंगे कार्सिनोमा। सो इसके अंदर आता है स्किन, बाद में लंग्स, इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंटायर ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ट्यूमर होता है तो उसे बोलेंगे कार्सिनोमा। सो सेकंड वन इज सार्कोमा। सार्कोमा मींस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फॉर्मेशन होने वाला ट्यूमर। सो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर कैंसर का ट्यूमर फॉर्म होता है तो उसे सार्कोमा कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मींस अपने बोन्स के जॉइंट्स, बोन्स या फिर कार्टिलेजेस, उसके अंदर कैंसर होता है तो उसे सार्कोमा कहेंगे। एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड भी आता है। सो ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू बट ब्लड वाला कैंसर रहेगा ल्यूकेमिया। ब्लड के अंदर जो भी थर्ड टाइप, यहाँ पे डायरेक्टली फोर्थ पे ले रहा हूँ, तो थर्ड ल्यूकेमिया मींस व्हाट कि ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स का कैंसर जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं करता लेकिन सेल्स का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाता है। कंडीशन के अंदर ल्यूकोसाइट्स WBC या फिर इरिथ्रोसाइट्स RBC, इनका नंबर बोन मैरो सेल्स के थ्रू इतना बढ़ने लगता है कि वो प्रेशर को बढ़ा देता है। सो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया या फिर ब्लड सेल्स का कैंसर। सो वो सार्कोमा से अलग है। सार्कोमा यानी कि कनेक्टिव टिश्यू वाला कैंसर और ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड के अंदर का स्पेसिफिकली कैंसर। देन लिम्फोमा। लिम्फोमा इज अ लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होने वाला कैंसर। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्प्लीन आता है, बाद में थाइमस आता है। सो ये जो ऑर्गन्स है उनके अंदर अगर कोई कैंसर फॉर्मेशन होता है तो वो लिम्फोमा कहलाता है। उसके बाद में आता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा अगेन ग्लैंड्स के अंदर आने वाला कैंसर। जो भी सिक्रीशन करने वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्स, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। सो ये ग्लैंड्स के अंदर जो कैंसर फॉर्मेशन होता है तो उसे बोला जाता है एडिनोकार्सिनोमा। सो ये थे 5 टाइप के कैंसर सेल्स या फिर कैंसर जो कि अलग अलग उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। सो ये थे 5 टाइप के कैंसर जो कि उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। सो हर एक टाइप का एक कैंसर का एग्जाम्पल और ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कार्सिनोमा कैंसर, कार्सिनोमा के अंदर स्किन या फिर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर फॉर्म होने वाला कैंसर। तो जो भी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि स्किन आया, उसके बाद में लंग्स आता है, लंग्स के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का एंटायर कैनल जो है जिसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। सो एलिमेंट्री कैनल के अंदर आने वाला कैंसर वो भी आता है कार्सिनोमा में। ब्रेस्ट कैंसर भी कार्सिनोमा के अंदर ही आता है क्योंकि वो भी एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल टिश्यू है। सो मोस्ट ऑफ कार्सिनोमा कैंसर फॉर्म हमें होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद में मैं ल्यूकेमिया या फिर ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया इसका हार्मफुल क्या है, मतलब ब्लड सेल्स बढ़ रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। सो ब्लड सेल जैसे कि डेफिनेशन में बोला था, एक तो एबनॉर्मल है, उसके बाद में अनकंट्रोल्ड है और मीनिंगलेस या फिर पर्पसलेस है। सो ये ब्लड सेल्स जो न्यू फॉर्म होते हैं, जो कैंसर सेल्स है, वो एक ट्यूमर फॉर्म नहीं करते, ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होता। अगर ट्यूमर फॉर्मेशन होता तो चॉकअप वगैरह होता तो अगर हम लोग उसे देख सकते कि हाँ ये हार्मफुल है, या फिर किसी भी आर्टरी में या फिर किसी वेन में अगर ब्लॉकेज कर देता है तो वो हार्मफुल हो सकता है। लेकिन
ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकेमिया ये ऐसे ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं करते, बट इनका ग्रोथ एबनॉर्मल है, इनके सेल्स एबनॉर्मल है और पर्पजलेस है। WBC अगर वहां पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सो ये केस के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम WBC का नंबर बढ़ जाता है, WBC काउंट यानी कि ल्यूकोसाइट काउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सो ये ल्यूकोसाइट्स कुछ काम के नहीं होते, क्योंकि अगर WBC का अगर हम वर्क देखेंगे, फंक्शनिंग देखेंगे, तो वो इम्यून सेल्स है, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने वाले सेल्स है। पैथोजेंस के अगेंस्ट, एंटीजेंस के अगेंस्ट वो अपना रिएक्शन दिखाते हैं। सो ये जो WBC है, जो ल्यूकेमिया के अंदर फॉर्म होते हैं, तो वो वैसे रिएक्शन नहीं दिखाते, वो जस्ट नॉर्मल सेल्स है जो कि ब्लड के अंदर फ्लो होते रहते हैं। उनका RBC भी अगर देखने जाएंगे तो वो भी ऑक्सीजन ट्रांसफर का काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना मास वहां पे ग्रो करेंगे, दैट्स इट। सो दैट्स व्हाई इट इज मोर डेंजरस, क्योंकि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो पुराने सेल्स है, ब्लड सेल्स है, वो ब्लड सेल्स लीवर डिस्ट्रक्ट करने लगता है। सो लीवर डिस्ट्रक्शन करने के बाद जो बचे कुछ वर्किंग सेल्स थे ब्लड्स के, उनका नंबर ऑलरेडी कम है और वो भी वर्किंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये सेल्स उनके बीच में आएंगे या फिर ये सेल्स उन्हें डिस्टर्ब करेंगे उनके फंक्शनिंग में। अगर WBC होगा तो वो एंटीजन के आगे कुछ काम नहीं करेगा, RBC होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग का कुछ काम नहीं करेगा। सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल दिस टाइप ऑफ कैंसर, ल्यूकेमिया। सो बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर बार ब्लड का एक्सचेंज करना पड़ता है वहां पे, एक्सचेंज नहीं बोल सकते, बार ब्लड को चेंज करना पड़ता है वहां पे, क्योंकि ये सेल्स का नंबर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग रहता है, बढ़ते ही रहता है, और वो बाकी के सिस्टम में अगर पहुंच जाते हैं, जैसे कि मैलिग्नेंट है, बाकी के सिस्टम में ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो बाकी के सिस्टम में जाकर वहां पे मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी हार्मफुल टाइप ऑफ कैंसर। मूविंग टुवर्ड द कॉजेस ऑफ कैंसर, कैंसर कॉज कैसे होता है, सो बताना चाहूंगा कि कैंसर कॉज होने के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक ऐसा रीजन नहीं है, अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन फाउंड नहीं हुआ है कि वो कैंसर उसी से होता है या फिर कंडीशनल है, बल्कि कैंसर कॉज होने में अलग अलग टाइप्स या फिर अलग अलग मीडियम्स है या फिर फैक्टर्स है जिसके कारण कैंसर कॉज हो सकता है। सो उसके अंदर जो कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रखता है या फिर जिस फैक्टर से कैंसर होता है, उन्हें हम कार्सिनोजेनिक करके बुलाते हैं। अगर कोई केमिकल होगा या फिर कोई फिजिकल गैसेस वगैरह होंगे तो उसे कार्सिनोजेनिक केमिकल ऐसे बोलेंगे। तो कार्सिनोजेनिक मींस कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रहने वाला। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉजेस है, मेन कॉजेस जिसे हम बोल सकते हैं कि मेजरली फाउंड होता है केमिकल्स की वजह से जो कैंसर का नंबर बढ़ रहा है। सो वो केमिकल्स के अंदर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स वो कौन से, सो जैसे कि हम बोलते हैं निकोटीन, उसके बाद में आता है कैफीन। सो ये नॉर्मल केमिकल्स है जो कैंसर प्रमोट कर सकते हैं, कैंसर होने के लिए एक रीजन बन सकते हैं। सो उसी के साथ साथ अभी हम लोग देखते हैं कि एयर पोल्यूशन हमारे इधर बहुत बढ़ रहा है। सो जो भी कोल या फिर फॉसिल फ्यूल्स है, तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के बाद जो बचते हैं गैसेस, उनके अंदर भी कैंसर कॉज करने की एबिलिटी है। सो वो गैसेस भी कार्सिनोजेनिक है। शॉकिंग बात ये है कि ऐसा भी एक रिसर्च हुआ है कि जो हम लोग अगरबत्ती लगाते हैं या फिर इंसेंस स्टिक्स जिसे हम बोलते हैं, सो अगरबत्ती के धुआं में भी ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, या फिर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन इट्स अ फैक्ट कि वो अगर धुआं है तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली या फिर मोस्टली रहेंगे कैंसर कॉज करने वाले प्रॉपर्टीज, वो भी कार्सिनोजेनिक है। उसी के साथ साथ हमने डीएनए के टॉपिक में देखा था केमिकल्स लाइक इथिडियम ब्रोमाइड, डीएनए बाइंडिंग करने वाला, डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए डाइंग करना पड़ता है। सो वो डाइंग के लिए जो डाई यूज करते हैं ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड, सो अगेन इट्स अ कार्सिनोजेनिक केमिकल। सो ये केमिकल्स से मोस्टली जो वर्किंग एरियाज है, अभी नॉर्मली जो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह है, यहाँ पे नॉर्मल केमिकल्स कार्सिनोजेनिक है, वो हैंडलर्स से स्किन कांटेक्ट में आ जाते हैं या फिर मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं। सो वहाँ पे कार्सिनोमा टाइप का कैंसर फॉर्म होता है। उसी के साथ साथ अगर मैं स्मोक की बात करूँ, धुएं की बात करूँ, एयर पोल्यूशन की अगर बात करूँ,
तो एयर पोल्यूशन मोस्टली अपने लंग्स के अंदर रहता है। सो लंग्स में वो कैंसर फॉर्म होने का खतरा रहता है। जो भी ज्यादा एयर पोल्यूटेड एरिया में हम रहते हैं या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे पॉल्यूटेंट कार्सिनोजेनिक है, सो वो एरियाज के अंदर लंग्स का कैंसर होने का ज्यादा खतरा रहता है। सो केमिकल्स के अंदर ये फैक्टर्स आते हैं। सो केमिकल्स के अंदर और एक मैं बताना भूल गया कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है, वो बॉडी केमिकल्स ही होते हैं। सो बॉडी केमिकल्स कौन से? तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। सो हार्मोनल कैंसर या फिर हार्मोन की वजह से होने वाला कैंसर के अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। कॉज इज रेडिएशन। कैंसर फॉर्म होने का और एक बड़ा रीजन रेडिएशन। सो रेडिएशन मीन्स व्हाट? कि कोई रेज की वजह से, लाइट वेव्स की वजह से कैंसर फॉर्मेशन होता है। सो उसे बोलेंगे हम लोग रेडिएशन। सो रेडिएशन में कौन से आते हैं? मोस्टली एक्सरे, गामा रेज, अल्फा रेज एंड यूवी रेज बहुत ही हार्मफुल है। सो एक्सरे जो कि हम लोग बोलते हैं कि एक्सरे या फिर बॉडी का स्कैन करने के लिए निकालते हैं, एक्सरे सीटी स्कैन। सो उसके अंदर एक्सरे नाम का रे यूज होता है। सो वो रे अपने स्किन को तो इजीली पेनिट्रेट करता है, लेकिन बोन को नहीं पेनिट्रेट करता। सो अगर उसका एक्सपोजर स्किन के ऊपर ज्यादा टाइम के लिए होता है, अगर उसका कांटेक्ट स्किन से ज्यादा टाइम के लिए होता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं वहां पे कैंसर कॉज करने का। उसके साथ साथ गामा रेज और अल्फा रेज जो कि वेजिटेबल्स को या फिर जो भी स्टोर्ड फूड को सैनिटाइज करने के लिए या फिर उसको उसमें से हार्मफुल माइक्रोब्स को हटाने के लिए यूज होते हैं गामा रेज, अल्फा रेज। तो वो भी अपने अंदर अगर स्किन के ऊपर कांटेक्ट होता है तो वो गामा रेज मोस्ट प्रोबेबल या फिर बहुत ही जल्दी कैंसर कॉज होने का कारण बन सकते हैं। उसके बाद में आता है सबसे बड़ा फैक्टर यूवी रेज। अगेन यूवी रेज लैबोरेटरीज कंडीशन के अंदर, लैबोरेटरीज में, डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर्स में, ऐसे बहुत सारी जगह पे सैनिटाइजेशन करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए यूवी रेज यूज करते हैं। बेसिकली ये ट्यूबलाइट के जैसा यूवी ट्यूब होते हैं जो कि ब्लू, अल्ट्रा वायलेट या फिर थोड़े वायलेट रंग के रेज इमिट करते हैं। सो ये रेज बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये जो बैक्टीरिया वगैरह एयर के अंदर रहेंगे उनको वो क्लीन करते हैं। सो ये यूवी लाइट्स का अपने बॉडी के ऊपर अगर ज्यादा एक्सपोजर होता है तो वो कंडीशन के अंदर भी अपने वो कैंसर कॉज करने का खतरा रहता है। अभी ये कंडीशन सिर्फ लैब्स में या फिर कोई ऑपरेशन थिएटर में ही लिमिटेड नहीं है। सनलाइट के अंदर भी यूवी लाइट है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। सो सनलाइट के अंदर भी यूवी लाइट है, लेकिन वो यूवी लाइट ओजोन लेयर की वजह से रिफ्लेक्ट होती है, वापस स्पेस में जाती है। तो एयर पोल्यूशन वाली जगह पे जहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो चुका है, तो वो यूवी रेज सनलाइट के अंदर से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, बाहर नहीं जा सकती। सो सनलाइट के साथ साथ वो अपने पृथ्वी पर आती है। तो ऐसे सनलाइट के अंदर ज्यादा टाइम खड़े रहना या फिर ज्यादा टाइम उसका एक्सपोजर अपने स्किन के ऊपर होना, ये भी एक कारण हो सकता है स्किन कैंसर या कैंसर कॉज करने का। सो मोस्टली ये डायरेक्टली अपने स्किन के ऊपर ही अफेक्ट करते हैं। सो जो कैंसर कॉज होता है वो कार्सिनोमा के अंदर ही आता है। सो स्किन कैंसर के अंदर मोस्टली ये टाइप के कॉज स्किन का कैंसर कॉज करने के चांसेस रहते हैं। सो थर्ड रीजन है वायरसेस जो कि कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं। सो कैंसर कॉज कैसे करते हैं? उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स रहते हैं जो कि कैंसर कॉज करने के लिए एबल रहते हैं। सो उन्हें बोला जाता है वी ऑन्कोजीन्स। सो वो जीन्स अपने सेल्स के अंदर अगर आ जाए तो वो अपने सेल्स को कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सो बेसिकली दो एग्जांपल दिए गए हैं, एप्स्टीन बार वायरस एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस। सो ये वायरसेस के दो टाइप जो है, ये जो वायरसेस है जिनके पास ओ या वी ऑन्कोजीन्स है, तो वी ऑन्कोजीन्स अपने बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन करते हैं तो वहां पे खतरा रहता है वो कैंसर सेल्स फॉर्म करने का, कैंसर ट्यूमर फॉर्म करने का। देन फोर्थ वन इज एडिक्शन। सो फोर्थ वन इज एडिक्शन। अगेन बहुत बार देखा जाता है एड्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाता है कि
टोबैको कंज्यूमशन से कैंसर होता है, अल्कोहल कंज्यूमशन से कैंसर होता है। सो ये जो केमिकल्स है या फिर बोल सकते हैं कि ये जो एडिक्शंस है जिनके थ्रू अपने को कैंसर होता है, सो बहुत बार आपने, मेरे से ज़्यादा शायद आपको इनका पता होगा, आपने देखा भी होगा मूवीज में, सीरियल्स में जो एड्स लगते हैं उनमें, कि कैसे निकोटीन च्यूइंग करने से लंग्स का, या च्यूइंग या स्मोकिंग करने से एपिथेलियल का, माउथ का या फिर लंग्स का कैंसर होता है। सो अगेन एडिक्शन की वजह से कैंसर होता है। देन खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सो ऐसे जीन्स जो सर्टेन कंडीशन के अंदर एक्टिवेशन होने के बाद वो खुद अपने सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। सो ये जीन्स को बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। तो नॉर्मली ये प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उनको अगर सर्टेन कंडीशंस मिल जाए, उनको अगर एक्टिवेशन के लिए कंडीशन मिल जाए, तो वो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल सेल को कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो ये थे 5 कैंसर कॉज करने के रीजंस। So first था chemical, second one is radiation, third one is viruses, fourth one is addiction and fifth one is oncogenes. So cancer cells कैसे होते हैं या फिर कैंसर कॉज कैसे होता है? So कैंसर कॉज होता है, कैंसर सेल्स के अंदर नॉर्मल सेल्स भी कैंसर सेल के कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। So डिफरेंस क्या है? बेसिकली कैंसर सेल्स का डीएनए अपने डीएनए से डिफरेंट होता है। सो कैसे होता है? ये अगर नॉर्मल सेल्स है और कोई भी कार्सिनोजेनिक एजेंट, जैसे कि हमने रीजंस देखे, कॉजेस देखे, केमिकल, रेडिएशन, बाद में वायरसेस, अगर जो भी वो कार्सिनोजेनिक एजेंट अपने सेल्स के डीएनए के साथ इंटरफेयर करता है, तो वो कॉज होता है कैंसर सेल में, या फिर वो सेल कन्वर्ट होता है कैंसर सेल में। अभी डिफरेंस क्या होगा? ये सेल, इसका एक फिक्स लाइफ टाइम होता है। ये सेल एक सर्टेन टाइम पीरियड में डिवाइड करती है। सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में ये जो ओल्ड वन सेल है वो खुद ब खुद डिजेनरेट होती है। इसी वजह से अपनी बॉडी की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होती है या फिर रेस्ट्रिक्शन के अंदर होती है। सो वो अगर कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसमें से वो रेस्ट्रिक्शन हट जाता है, वो खुद ब खुद रेप्लिकेशन करने लगती है, डिवीजन करने लगती है और उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। सबसे बड़ी बात, ये सेल खुद ब खुद अपनी डिस्ट्रक्शन करता है, खुद ब खुद अपना डिस्ट्रॉय होता है, ताकि दूसरे सेल्स को ग्रो होने के लिए जगह मिल सके। ये सेल ऐसे नहीं कर सकता। कैंसर सेल के लिए मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। मॉर्टेलिटी रेट मींस उसका मरने के चांसेस या फिर वो जो सेल्स है वो खुद डिजेनरेट होने के चांसेस। सो ये सेल खुद डिजेनरेट नहीं होता, बल्कि खुद डिवाइड होता है या फिर ज्यादा स्पीड से रेप्लिकेट करता है। इसकी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन फास्ट होने लगता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन जल्दी होता है और वो स्प्रेडिंग भी उसी माध्यम से फास्ट होने लगता है। सो ये था बेसिकली डिफरेंस कैंसर सेल और नॉर्मल सेल्स के वजह से, कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में, और कैसे कैंसर सेल फॉर्म होता है फ्रॉम अ नॉर्मल सेल्स। कोई भी कंडीशंस के अंदर अगर जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स थे, कोई भी हो, केमिकल हो, रेडिएशन हो, वायरसेस हो, जीन्स हो खुद के, या फिर कोई एडिक्शन वाला केमिकल हो, तो वो अगर अपने डीएनए के साथ छेड़छाड़ करता है तो मोस्ट प्रोबेबल रहता है कि वहां पे कैंसर सेल फॉर्म होगा।